नंदोई जी, मुझे आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। आप मिताली को थप्पड़ मारने जा रहे थे। लेकिन नैनतारा, तू पहले तेरी ननंद को देख। इसकी जबान एकदम कैची की तरह चल रही है। ये सब इसे शोभा देता है क्या? और जो सब आप और नंदोई जी कर रहे हैं, वो आप लोगों को शोभा देता है क्या? हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। मिताली ही बात बात पर बहस करती रहती है। अगर माँ जी और पापा जी मेरे लिए कुछ भी करते हैं तो इसे पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत तकलीफ होती है। देखिए नंदोई जी, इसमें गलती भी आपकी ही है। अरे पहले तो आपने हमसे कार मांगी, वो भी माँ जी ने अपने गहने बेचकर दे दिए आपको। फिर आप अब पापा जी के मकान में रहने आए और वहां पर एसी और गीजर भी लगवा लिया, और ना तो आपने उसके पैसे दिए और ना ही 2 महीनों का किराया। ये आप क्या कह रहे हो भाभी? इसका मतलब वो एसी और गीजर पापा के पैसों से लगवाया है? हाँ मिताली, लेकिन तुम्हें ये बात पता नहीं थी क्या? नहीं भाभी, मुझे पराग ने ये सब बताया ही नहीं। बल्कि मैं तो आज तक यही मानती थी कि एसी और गीजर पराग ने लगाया है। और पराग तुम, अरे कितने नालायक आदमी हो। माँ और पापा से ना जाने कितना कुछ वसूला है तुमने। अरे ऐसे कौन करता है भला? और आप दोनों तो हमेशा कहते रहे कि हमने आपको दहेज कम दिया है। पहली बात तो दहेज जैसी प्रथा को बढ़ावा देना ही नहीं चाहिए। फिर भी माँ जी और पापा जी ने आपको दहेज दिया। मिताली सही कहती है कि आप दोनों जानबूझकर हमारे परिवार से सब कुछ वसूलना चाहते हो। देखिए भाभी, आप बड़ी है इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो जी में आए बोलती जाओ और मैं चुपचाप सुनता रहूं। बस बहुत हो गया, अब मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। मिताली, चलो यहाँ से। मैं अपनी ननद को ऐसे ससुराल में रहने ही नहीं दूंगी। चलो अपना सामान पैक करो। हाँ भाभी, आपने बिल्कुल सही कहा, और मेरा भी यही फैसला है कि अब मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रहूंगी। फिर मिताली अपना सामान पैक करने लगती है और ये सब देखकर लाजवती और पराग घबरा जाते हैं। अरे मिताली, ये तुम क्या कर रही हो? इतनी छोटी छोटी बातों के लिए घर छोड़कर मत जाओ प्लीज मिताली। नहीं पराग, अब पानी सर के ऊपर जा चुका है, और आज तुमने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश भी की। कल को तो तुम मुझे मार भी सकते हो, इसीलिए मुझे यहाँ पर सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा। इतना कहकर मिताली नैनतारा के साथ वहां से चली जाती है। फिर मायके जाने पर, बहू, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे ये मिताली तो ना समझी है, लेकिन तू तो समझदार है ना, तो फिर तू इसे अपने साथ क्यों लेकर आई? अरे माँ जी, वहां वो आदमी इस पर हाथ उठाने वाला था। अब यही सब देखना बाकी रह गया है क्या? वो सब मैं नहीं जानती, लेकिन बात करके भी झगड़े मिटाए जा सकते हैं, और ऐसे घर छोड़कर आना बिल्कुल सही नहीं है। अब ये मायके में आकर रहेगी तो 4 लोग क्या बोलेंगे? अरे तूने तो सबको बातें बनाने के लिए अच्छा विषय दे दिया। अरे क्या माँ, अब भी आपको लोगों की पड़ी है? आपको अपनी बेटी दिखाई नहीं देती क्या? नैनतारा की बातें सुनकर तो मेरा खून खोल रहा है। अरे उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई? वो लोग मिताली पर हाथ उठा भी कैसे सकते हैं? उसकी बैंड तो मैं आज बजा कर ही रहूंगा। भुवन, ऐसा कुछ भी मत करना, और इसकी कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं नंदोई जी को अच्छे से सुना कर आई हूँ, और अब वो फिर से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। और माँ, दुनिया वालों का मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन मैं अपनी मानसिक शांति के लिए यहाँ पर आई हूँ। इसलिए प्लीज मुझे आप यहाँ पर रहने दो, और बार बार अपने दामाद की तरफदारी करना बंद करो माँ। हमेशा से आप वही करती आई हो, और उसने तो उसी बात का फायदा उठाया है। मिताली की बातें सुनकर इंदु चुप हो जाती है। वही उसके ससुराल में। अरे माँ, अब हम क्या करें? मिताली तो चली गई। वही तो। अरे अब तो मुझे इस बात की चिंता सता रही है कि घर का सारा काम कौन करेगा। बहू एक सोने की मुर्गी होती है, क्योंकि वो अपने साथ दहेज लाती है। तूने सब कुछ सही किया, बस एक गलती कर दी। तूने बहू को खुश नहीं रखा। क्या? हाँ बेटा, तू मिताली के मायके वालों से सब कुछ सीधे सीधे लेते रहा, लेकिन अगर तू मिताली की नजरों में अच्छा बनकर रहता
तो मिताली खुद से अपने मायके का सब कुछ तुझे ला कर देती, वो भी खुशी खुशी से। लेकिन तू बस उससे झगड़ता रहा। हाँ माँ, अब मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा ही लग रहा है कि ये सब मेरे ही कारण हुआ है। अगर हम मिताली के साथ अच्छे से पेश आते तो वो भी हमारे साथ वैसे ही पेश आती। अब भी मौका तेरे हाथ से गया नहीं है बेटा। वो गुस्से में मायके गई है, तो अब तू जाकर उसे मना ले और वापस अपने घर पर लेकर आ। लेकिन कैसे माँ? क्योंकि जिस तरह से वो गई है उसे मनाना बहुत ही मुश्किल है। और उसके भैया भाभी, उन दोनों का दिमाग भी गर्म हो चुका है। वो दोनों मुझे उससे मिलने देंगे कि नहीं, ये तो अब मुझे भी नहीं पता। अरे तू चिंता मत कर बेटा, क्योंकि उस घर में भैया भाभी की बिल्कुल नहीं चलती, बल्कि माँ और पापा की चलती है। और उसके माँ और पापा तेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि तू उनके घर का दामाद है। और तू बहुत खुशनसीब है बेटा कि तुझे ऐसे सास ससुर मिले हैं। इसलिए तुझे अब सब कुछ ठीक करना होगा, क्योंकि उसके बाद ही हम लोग उनसे फिर से सब कुछ हड़प पाएंगे। हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। धीरे धीरे ही सही, लेकिन मैं मिताली को मना कर ही रहूंगा। फिर पराग मिताली के मायके में जाता है। नंदुई जी, इतना सब होने के बाद भी आपको शर्म नहीं आई क्या, जो मुंह उठाकर चले आए आप यहाँ पर? मिताली आपसे नहीं मिलना चाहती, चले जाइए आप यहाँ से। ए बहू, अरे तू अपनी लाज शर्म बेच आई है क्या कहीं पर? भूल मत, ये तेरे नंदोई जी हैं। आज तो तूने इनसे इस तरह से बात कर ली, लेकिन आइंदा से मत करना, समझ गई ना? और नहीं तो क्या। अरे आग बुझाने की जगह तुम लोग आग में और घी डाल रहे हो। अरे माँ जी, पापा जी, आप दोनों की सोच इतनी पिछड़ी हुई कैसे हो सकती है? अरे आप दोनों ने तो बस अपने दामाद को भगवान मानकर सर पर चढ़ा रखा है, लेकिन ये उसके लायक भी है क्या? बस बहू, बहुत हुआ। अपनी जबान को काबू में रख और जा रसोई में जाकर खाना बना दे, बेवकूफ कहीं की। पर माँ जी, बहू, बस बहुत हुआ, अब अंदर जाओ। नयनतारा अपनी सास ससुर की बात मानकर अंदर रसोई में चली जाती है। फिर इंदु और शैलेश पराग से बात करने लगते हैं और पराग उन दोनों की नजरों में अच्छा बनने की पूरी कोशिश करता है। माँ जी, पापा जी, अब आप ही बताइए, आर्थिक समस्या किसके ऊपर नहीं आती? मैंने 2 महीनों का किराया क्या नहीं दिया? मिताली मुझे और माँ को सुनाने लग गई। मुझ तक तो सब ठीक है, लेकिन वो मेरी माँ को भी बहुत उल्टा बोलती है और ये मुझसे सहन नहीं होता। पापा, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ दामाद जी, लेकिन आपको भी हमारी बेटी पर हाथ उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। अरे आप उसे समझा भी तो सकते थे ना। माफ कर दीजिए पापा जी, मैं आप दोनों से हाथ जोड़कर, आप चाहो तो पैर पकड़कर भी माफी मांगता हूँ। गुस्से में मैं अपना आपा खो बैठा, लेकिन मैं कभी उस पर हाथ नहीं उठा सकता, क्योंकि मेरी माँ के बाद मिताली ही है जिससे मैंने इतना टूटकर प्यार किया है। वो मेरी बीवी है और गलतियां किससे नहीं होती, और इंसान तो गलतियों से ही सीखता है ना। लेकिन पापा जी, मैं आपसे वादा करता हूँ, आज के बाद मैं उस पर हाथ तो क्या, उसे डांटूंगा भी नहीं। कोई बात नहीं दामाद जी, मैं आपको समझ सकती हूँ। अब जो हुआ सो हुआ, और आपका पछतावा देखकर हमें अच्छा लगा, और हमें आपसे यही उम्मीद है कि आप अपनी गलती नहीं दोहराएंगे। जी माँ जी। मैं अभी मिताली को बुला कर लाती हूँ। फिर इंदु मिताली को बुलाने जाती है, लेकिन वो उस पर बहुत गुस्सा होती है। मिताली बेटा, बाहर चल। अरे दामाद जी अपने किए पर सच में शर्मिंदा है, और उन्होंने तेरे पापा और मुझसे हाथ जोड़कर माफी भी मांगी है। ऐसा मत कर बेटा, चल बाहर चल और उनसे मिल ले। मैंने कहा ना आपसे माँ, मुझे पराग की शक्ल तक नहीं देखनी। और आप दोनों को क्या लगता है कि वो सुधर चुका है? अरे ये तो बस उसका नाटक है और कुछ नहीं माँ। अरे ये सब तो क्या कह रही है मिताली? ऐसे भी कोई कर सकता है क्या? और दामाद जी को अगर तुझसे प्यार ही नहीं होता तो फिर वो तुझे यहाँ पर लेने ही क्यों आते? देखो माँ, आप मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे अभी किसी से कोई बात नहीं करनी।
और अगर आपको मेरे इस बर्ताव से तकलीफ हो रही है तो आप मुझे वो भी बता दो। मैं यहाँ से भी चली जाऊंगी, रह लूंगी कहीं और। अरे ये कैसी बातें कर रही है तू? एक बार मेरी बात तो सुन। मिताली इंदु की कोई बात नहीं सुनती और वो दरवाजा बंद कर लेती है। और उस दिन पराग मिताली से बिना मिले ही वापस चला जाता है। क्या? उसने तुझसे मिलने से मना कर दिया? अरे इतनी नालायक और ढीठ कैसे हो सकती है ये लड़की? सच में मन तो करता है कि जाकर उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाओ। कोई बात नहीं माँ, मैं यहीं पर हार नहीं मानूंगा। मैं मिताली की नजर में अच्छा बनकर ही रहूंगा, फिर चाहे मुझे उसके लिए कितने भी पापड़ बेलने क्यों ना पड़े। आप उसकी चिंता मत करो। आपकी बहू रानी, मेरा मतलब आधी नौकरानी, कुछ ही दिनों में घर में आकर ही रहेगी। हाँ बेटा, बस सब ऐसा ही हो जाए, क्योंकि मैं तो पक गई हूँ घर के सारे काम कर करके। फिर पराग तबीयत खराब होने का नाटक करता है और घर पर सलाइन लगा लेता है और ये सब कुछ लाजवती इंदु को बताती है। क्या? ये आप क्या बोल रहे हो लाजवती बहन? दामाद जी को घर पर सलाइन लगाई है? हाँ इंदु बहन, जब से मिताली गई है तब से पराग ने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया है और उस कारण उसकी तबीयत पूरी तरह बिगड़ चुकी है। ये भगवान, आप मिताली से कहिए ना कि जल्दी से आकर वो पराग से मिले, एक बार उससे बात कर ले। हाँ बहन जी, मैं कहती हूँ उससे। आप चिंता मत कीजिए, दामाद जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फिर मिताली को भी ये सारी बातें पता चलती है। क्या वाकई में उसकी तबीयत खराब है? हाँ मिताली, बाकी सब तो नाटक हो सकता है, लेकिन तबीयत खराब होने का नाटक कोई कैसे कर सकता है? हाँ भाभी, अब तो मुझे भी कुछ ऐसे ही लग रहा है। अरे बेवकूफ लड़की, तू तो अभी तक अपनी भाभी से ही बात करते हुए बैठी है। जा अपने पति के पास जा। हाँ माँ। फिर मिताली पराग के पास चली जाती है और मिताली को देखकर पराग बहुत खुश हो जाता है। मुझे पता था मिताली कि तुम यहाँ पर जरूर आओगी। यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया मिताली, लेकिन अब मुझे छोड़कर कभी मत जाना। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? ऐसे खाना पीना कौन छोड़ता है भला? तो मैं भी क्या करता मिताली, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मुझे तुम्हारी अहमियत पता चली। मुझे ये भी पता चला कि मैं कितना गलत था और तुम कितनी सही थी। मुझे माफ कर दो मिताली, लेकिन मुझसे दूर मत रहो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना अब मेरा मन ही नहीं लगता। हाँ बहू, मुझे भी माफ कर दे। जाने अनजाने में मैंने भी तेरे साथ बहुत गलत किया है, गलत गलत बोला है, पर अब और नहीं। अब हम तीनों साथ में खुशी से रहेंगे। पर तू अपना सामान लेकर यहाँ पर वापस लौट के आ, क्योंकि ये तेरा घर है और तू इस घर की लक्ष्मी है, और लक्ष्मी ही रूठ कर जाए तो कैसे चलेगा भला? हाँ मिताली, और मैंने जो भी किया है वो सब दोबारा नहीं होगा। प्लीज मुझ पर भरोसा रखो। हाँ बहू, और मैं भी तेरे साथ पहले जैसे पेश नहीं आऊंगी। तू मुझे उल्टा बोलती थी, लेकिन गलत बातों के लिए उल्टा बोलती थी। उसके सिवा तूने कभी मेरा अपमान नहीं किया। अरे तुझ जैसी सर्वगुण संपन्न बहू मुझे ढूंढने पर भी नहीं मिल पाएगी। सच में, वापस आजा बहू। उन दोनों की बातें सुनकर मिताली सोच में पड़ जाती है और उसके बाद वो अपना फैसला सुनाती है। ठीक है, मैं यहाँ पर रहने जरूर आऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त मिताली? तुम्हें मेरे पापा को 2 महीनों का बचा हुआ किराया देना होगा और एसी और गीजर के पैसे भी देने होंगे। उसके बाद ही मैं तुम्हारे पास आऊंगी, क्योंकि वो उनके मेहनत के पैसे हैं। हे भगवान, अब मैं इससे क्या कहूँ? इसने तो मुझे बुरी तरह फंसा दिया है। पराग और लाजवती मिताली की ये शर्त सुनकर काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। रणवीर और बिट्टी घर छोड़कर अब दूसरी जगह पर रहने लगते हैं और इधर बलवंत गांव में हर किसी को धमका देता है
और रणवीर को काम देने से मना करने के लिए कहता है। अरे नहीं मिल सकती नौकरी इसका क्या मतलब है? मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं बहुत अच्छे से काम करूंगा, पर कृपा करके मुझे काम दे दीजिए, मुझे बहुत जरूरत है काम की। अरे कहा ना तुझे, नहीं मिलेगा तुझे यहाँ पर कोई काम। चल अब दफा हो जा यहाँ से। लेकिन मेरी बात तो सुनिए। अरे कहा ना दफा हो, चल जा, कहीं और जाकर नौकरी ढूंढ। रणवीर जहाँ भी काम मांगने जाता है वहां पर हर कोई उसे काम देने के लिए मना कर देता है और इस वजह से वह बहुत हताश हो जाता है। हो ना हो, ये जरूर बाऊजी की ही करामती है। उन्होंने ही गांव में हर किसी को बोल रखा होगा कि मुझे कोई काम ना दे। मैं बाऊजी की रग रग से वाकिफ हूँ, वरना एक साथ गांव में सभी लोग मुझे काम देने से कैसे मना कर सकते हैं। रणवीर, तू चिंता मत कर मेरे भाई। मैं जिस मिल में काम करता हूँ वहां के मालिक मुझे बहुत मानते हैं और वो तुझे काम देने के लिए तैयार है। मैंने उनसे बात भी कर ली है। क्या? सच में मुन्ना? हाँ रणवीर, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया मुन्ना। रणवीर अब मिल जाकर अच्छे खासे पैसे कमाने लगता है और वो बिट्टी को फिर से स्कूल भी भेजने लगता है। बिट्टी, ये विमला काकी है, मुन्ना भैया की माँ। अब तुम स्कूल से सीधे इनके पास ही आना और फिर जब मैं और मुन्ना शाम को मिल से घर लौटेंगे तब मैं और तुम साथ में घर जाएंगे, ठीक है ना? ठीक है सखा। आओ ना बिट्टी, तुम पोहे खाओगी क्या? वो भी सेव के साथ, एकदम भोपाली स्वाद वाले बनाए हैं। अरे वाह विमला काकी, मैं जरूर खाऊंगी। पोहे सुनकर तो मेरे मुंह में पानी ही आ गया। ठीक है बिटिया, आजा। अब रणवीर बिट्टी को हर प्रकार की आजादी और खुशी देता है। जब वो भीमपुर में उसके माई बापू के पास ले जाता है तभी वो उनसे मिलकर बहुत खुश होती है। बिट्टी, मेरी बच्ची, माई। अच्छा हुआ जो तू आ गई बिट्टी। तुझे पता है, आज मैंने तेरे पसंद के सारे पकवान बनाए हैं। और हाँ, मैंने तेरे लिए एक कपड़ा भी सिला है। चल, तुझे अभी दिखाती हूँ मैं। हाँ माई, चलो, मैं अभी आती हूँ बापू। हाँ लाडो। फिर शारदा बिट्टी को कपड़ा दिखाने के लिए लेकर जाती है। धन्यवाद जमाई साहब, आप इतने अच्छे से हमारे बिट्टी का ख्याल रख रहे हैं। आप सच में एक बहुत अच्छे पति हो। धन्यवाद मत कीजिए उदय काका। और काका, अब आप बिट्टी को अपने साथ रख सकते हैं क्योंकि बिट्टी आपके पास खुश रहेगी। नहीं जमाई साहब, बिट्टी को देखकर ये साफ साफ पता चल रहा है कि वो अपने सखा के पास रहकर कितनी खुश है। और हमारे यहाँ पर लड़की का एक बार ब्याह हो जाए तो वो फिर अपने मायके लौटकर नहीं आ सकती। दुनिया हमें चैन से जीने नहीं देगी बेटा, और खासकर तुम्हारे बाऊजी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बिट्टी की सही तरह से हिफाजत तुम ही कर सकते हो। हाँ काका, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। अगर बिट्टी आपके पास आ गई तो बाऊजी फिर से आप तीनों को तकलीफ देंगे, लेकिन मेरे पास होते हुए ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बिट्टी और रणवीर की खुशहाल जिंदगी को देखकर बलवंत और अम्मा को बहुत जलन होती है। वही एक दिन कविता बिट्टी और रणवीर को मिलने के लिए चुपके से चली जाती है। आज तो मैं इतने दिनों बाद अपने बेटे और बहू से मिलूंगी। लेकिन बलवंत का आदमी कविता को देख लेता है और वो ये बात बलवंत और अम्मा को बता देता है, जिसके बाद बलवंत कविता को बीच रास्ते से पकड़कर घर पर लेकर आता है और अम्मा कविता को बहुत मारती है। क्यों रे कविता, बहुत चस्का लगा है ना तुझे वहां पर जाने का? वो दोनों इस घर से चले गए हैं और तू उन्हीं से मिलने जाती है। तो फिर मैं क्या करूं अम्मा? मैं एक माँ हूँ और वो दोनों मेरे बच्चे हैं। मुझे उन दोनों की चिंता हो रही थी। खबरदार कविता, जो आइंदा से उनके यहाँ पर जाने का तो क्या, उनके बारे में सोचा भी तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुमने कभी सपने में भी सोचा नहीं होगा। जलन और गुस्से में बलवंत अपने आदमियों से कहकर बिट्टी के घर को जला देता है।
जिसके बाद वो दोनों अपने घर को जलता हुआ देखकर काफी हैरान और दुखी हो जाते हैं। सखा, ये क्या हो गया हमारे घर को? इसे किसने जलाया होगा? पता नहीं बिट्टी, ये कैसे हो सकता है? हमारा घर। रणवीर अब बुरी तरह टूट जाता है, लेकिन मुन्ना उसे और बिट्टी को अपने घर पर लेकर आता है। अपने आप को संभालो रणवीर बेटा, जो होना था हो गया, उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा कैसा हो सकता है? अचानक से तुम्हारे घर को आग कैसे लग गई? पता नहीं मुन्ना, लेकिन ये सब बाबूजी का ही काम होगा। वो मेरे रास्ते में बस रुकावटें ला रहे हैं ताकि मैं हार मान जाऊं और फिर से उनके पास घर लौट जाऊं। लेकिन उन्हें नहीं पता कि मैं अपना आत्मसम्मान बेचकर उनके दरवाजे पर वापस कभी नहीं लौटूंगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ रणवीर, लेकिन तुम चिंता मत करो। जब तक तुम्हारे पास पैसे जमा नहीं हो जाते तब तक तुम और बिट्टी यहाँ पर रह सकते हो। ये भी तुम्हारा ही घर है। हाँ रणवीर बेटा, यहाँ पर एकदम निश्चिंत रहो। धन्यवाद आप दोनों का। पता नहीं आप दोनों नहीं होते तो हमारा क्या होता। वही दूसरी तरफ अब मैं भी देखता हूँ कि वो अपने दम पर कैसे जीता है। बहुत होशियारी मार रहा था ना, लेकिन अब तो उसका घर भी जलकर राख हो गया। तो अब कितने दिन और मुन्ना के पास रहेगा? जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं उन दोनों के साथ? अब जब वो दोनों हमसे अलग हो चुके हैं तो उन्हें उनके हिसाब से जीने दीजिए ना। क्यों उनके रास्ते में रोड़ा बन रहे हो? ए कविता, ज्यादा बकर बकर मत कर और जाकर मेरे लिए चाय बना। उन दोनों नालायकों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। बहुत पर निकल आए हैं ना लल्ला के। जब तक उसे बाहर के रास्तों पर ठोकर नहीं मिल जाती तब तक वो वापस यहाँ पर लौटकर नहीं आएगा। हाँ माँ, और वो दिन भी दूर नहीं जब रणवीर खुद फिर से बिट्टी बहू को यहाँ पर लेकर आए। देखना आप, जल्दी आएगा वो। हाँ बलवंत बेटा। रणवीर अब मिल में काम करने के साथ साथ सुबह अखबार और दूध डिलीवरी का काम भी करने लगता है। जी सेठ जी, मैं सारा काम करूंगा सही से। रोज सुबह जल्दी आऊंगा और सबके पास दूध और अखबार दे दूंगा। ठीक है रणवीर, ये लो तुम्हारे एडवांस पैसे। अच्छे से काम करना। और ये रही साइकिल, इस पर ही सवार होकर तुम्हें सारा काम करना होगा। जी सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रणवीर अब जी जान लगाकर दिन रात मेहनत करता है। मुझे ये सारी मेहनत और मशक्कत करनी ही होगी, अपने लिए नहीं बल्कि बिट्टी के लिए, क्योंकि वो अब मेरी जिम्मेदारी है और उसका भविष्य उज्जवल बनाना अब यही मेरे जीवन का लक्ष्य बन चुका है। ऐसे ही एक रोज जब बलवंत अपने दो दोस्तों के साथ बैठा होता है तभी, अरे बलवंत, तेरा बेटा तो गांव में गरीबों की तरह घर घर जाकर दूध और अखबार बांटता फिरता है और तो और मिल में भी काम पर जाता है। अरे अपने बेटे और बहू को वापस बुला ले, क्योंकि उसने तो पूरे गांव में तेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। उन दोनों की बातें सुनकर बलवंत को अब रणवीर पर और भी ज्यादा गुस्सा आता है। कितने दिन बीत गए लेकिन इस लड़के की अकड़ अभी तक नहीं गई। हाँ बलवंत, अभी तक तो उसे लौटकर आना चाहिए था। मेरा बेटा बहादुर है, कमजोर नहीं। और देखना, वो अब कभी वापस लौटकर नहीं आएगा। और आपका बेटा आपसे दूर केवल आपके कुकर्मों के कारण ही हुआ है। अगर आप और अम्मा अच्छे और साफ दिल से बिट्टी के साथ पेश आते तो ये नौबत ही नहीं आती। इतना कहकर कविता रसोई में चली जाती है। यूं ही महीने बीत जाते हैं, लेकिन रणवीर अपनी हिम्मत नहीं हारता और वो पैसे जुटाकर अब अपने नए घर में रहने जाता है और साथ ही अपनी एक राशन की दुकान भी खोल लेता है। बिट्टी, ये मेरे जीवन का पहला कारोबार है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इसमें सबसे पहले तुम अपने शुभ कदम रखो। तुम मेरे जीवन में लक्ष्मी मैया के समान हो। अंदर जाओ बिट्टी। ठीक है सखा। फिर बिट्टी दुकान में कदम रखती है और इस तरह अब रणवीर
अपने इस छोटे से कारोबार से खूब पैसे कमाने लगता है और चंद ही दिनों में उसकी दुकान गांव भर में प्रसिद्ध हो जाती है। क्या रणबीर ने अपनी दुकान खोल ली? हाँ अम्मा, मैंने उसके रास्ते में कितने कांटे बिछाए, लेकिन वो फिर भी आगे निकल गया। तो फिर आप भी अपनी जिंदगी में आगे निकल जाइए रणबीर के बाबूजी। आखिर कब तक ये गुस्से की आग में जलते रहोगे? अरे चुप करो तुम। अपने बेटे की तरक्की देखकर तुम्हें तो बहुत खुशी हो रही होगी। क्यों, सही कहा ना मैंने? हाँ, हो रही है मुझे खुशी। और क्यों नहीं होगी? आखिर मेरे बेटे ने अपने बलबूते पर अपनी दुकान खोली है। मैं उसके साथ नहीं हूँ, उसके पास भी नहीं हूँ, लेकिन मेरा आशीर्वाद उसके और बिट्टी के साथ हमेशा रहा है और वो दोनों ऐसे ही जीवन में खूब आगे जाएंगे। देखना आप दोनों। कविता की ये बातें सुनकर अम्मा और बलवंत को और ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन अब उनके हाथों में कुछ नहीं बचा होता। बिट्टी भी अब थोड़ी बड़ी हो जाती है और उसकी और रणबीर की दोस्ती भी पक्की हो जाती है। सखा, ये लीजिए, खाना खाइए। ये खाना मैंने आपके लिए बनाया है। काकी ने बताया था कि आपको खीर पूरी बहुत पसंद है। अरे वाह बिट्टी, ये खाना तुमने बनाया है? हाँ सखा, अब मैं छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ। मुझे विमला काकी सब सिखा देती है और ये भी मुझे उन्होंने ही सिखाया है। चक्कर बताओ ना, कैसा बना है? बहुत ही स्वादिष्ट बना है बिट्टी। ऐसी स्वादिष्ट और लाजवाब खीर मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाई। अरे तुम्हारे हाथों की खीर तो माँ के भी हाथ से ज्यादा स्वादिष्ट है। अच्छा, तो फिर और खाइए ना। अरे बस बिट्टी, एक ही दिन में पेटूरम बनाने का इरादा है क्या? अरे नहीं सखा, क्या अभी? ऐसे ही एक दिन अचानक से अम्मा को हार्ट अटैक आता है और उनकी उसी में मौत हो जाती है। और जब ये खबर रणबीर तक पहुंचती है, वो फौरन भागा भागा अपने घर पहुंचता है। अम्मा, अम्मा ये क्या हो गया आपको? अम्मा अपनी आंखें खोलो ना, देखो ना, आपसे मिलने आपका लल्ला आया है। हम सबको छोड़कर आप ऐसे कैसे जा सकती हो? अम्मा, निकल जा यहाँ से। तेरे ये मगरमच्छ के आंसुओं की यहाँ पर कोई जगह नहीं है और तेरी यहाँ पर कोई जरूरत भी नहीं है। क्या? ये आप क्या बोल रहे हैं बाबूजी? सही बोल रहा हूं मैं। अगर तुझे अपनी अम्मा से इतना ही प्यार और लगाव होता तो तू उन्हें छोड़कर कभी नहीं जाता। चल निकल जा यहाँ से और दोबारा यहाँ पर लौटकर कभी मत आना। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? कम से कम इस दुख भरे समय में तो अपना गुस्सा भूल जाइए। लेकिन बलवंत किसी की एक नहीं सुनता और वो रणबीर को अम्मा को आखिरी बार ठीक से देखने भी नहीं देता और उसे धक्के मारकर वहां से निकाल देता है। लेकिन इस कठिन परिस्थिति में बिट्टी रणबीर को सांत्वना देती है और वो उसकी हिम्मत बढ़ाती है। बस कीजिए सखा, अम्मा कहीं पर नहीं गई है। मेरी माँ ही कहती है कि जब कोई हमें इस दुनिया से छोड़कर जाता है तो वो बस गायब हो जाता है, लेकिन वो जाने के बाद भी हमारे पास और हमारे साथ ही रहता है। हाँ बिट्टी, हिम्मत रखिए सखा और ऐसे उदास मत रहिए। दिन गुजरते जाते हैं और अब बिट्टी की फाइनल एग्जाम की बारी आती है, लेकिन उस दिन स्कूल के लिए निकलने में देरी हो जाती है, इसीलिए वो भागने लगती है। भाग बिट्टी, जल्दी भाग, आज तो तुझे कैसे भी करके पहुंचना ही होगा। लेकिन भागते भागते अचानक से उसका पैर एक बड़े से पत्थर से टकराता है और वो गिर जाती है। नहीं, मेरा हाथ, लगता है मेरे हाथ की हड्डी टूट गई है। अरे नहीं, अब मैं क्या करूंगी? अब मैं अपनी फाइनल एग्जाम कैसे दे पाऊंगी? अगर ये पेपर मैंने नहीं दिया तो मेरा पूरा साल खराब हो जाएगा। अब बिट्टी के साथ आगे क्या होगा, जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।
प्रिया की शादी माधव नाम के एक लड़के से होती है। उसके ससुराल में आने के बाद जब वो अपने हाथों से खाना बनाती है, तभी वो खाना उसकी सास रंभा और पति माधव को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अरे प्रिया, ये कैसा खाना बनाया है तुमने? ये भी कोई खाना है? और ये किस प्रकार की चटनी है? और ये साबूदाना वड़ा, ये भी कितना अलग टेस्ट कर रहा है। मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। माँ, आपको कैसा लगा? ना बाबा ना, मुझे भी ये खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अरे एकदम बेस्वाद खाना बनाया है इसने। क्या? अरे आप दोनों ये कैसी बातें कर रहे हो? मैंने इसे आपको देने से पहले टेस्ट किया था। सब कुछ एकदम ठीक बना है। हाँ प्रिया, तुमने बिल्कुल सही कहा। अरे ये खाना तो एकदम ठीक ही बना है, लेकिन इसमें वो बात नहीं है जो बात माँ के हाथ के खाने में है। और नहीं तो क्या। अरे यही खाना मैं कितना टेस्टी बनाती हूँ। बहू, तुझे अपने खाना बनाने के स्टाइल में सुधार लाना होगा। अरे अगर खाने को स्वाद रहेगा तभी व्यक्ति उसे खा पाएगा ना। हमारे खाने के लिए ऐसा कुछ भी मत बनाया कर, कुछ ढंग का टेस्टी बनाया कर। ठीक है माँ जी, मैं आप दोनों की बात ध्यान में रखूंगी और आगे से आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। फिर प्रिया अपने खाने में और भी ज्यादा सुधार लाने की कोशिश करती है, लेकिन इतनी कोशिश करने के बाद भी रंभा और माधव को प्रिया के हाथ का खाना पसंद ही नहीं आता। हाय हाय, अरे बहू, इस खीर की जगह पर तू मुझे जहर ही पिला देती। अरे ये भी कोई खीर है? इसमें ना तो कोई चीनी है और ना ही चावल ठीक से पके हैं। और इसका स्वाद भी कैसा बना है। यार प्रिया, तुम सच में धरती लोक पर ही पहले रहती थी ना? हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम किसी और ग्रह से आई हो और तुम उसी ग्रह के स्वाद के हिसाब से खाना बनाती हो। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो माधव? और माँ जी, मैंने तो अपनी तरफ से पूरे 100% दिया है और चावल ठीक से पके हैं। और ज्यादा चीनी डालकर मैं खीर का स्वाद बिगाड़ना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने थोड़ी कम शक्कर डाली। अरे क्या कम शक्कर डाली? अगर तुम मीठे में ही शक्कर नहीं डालोगे तो उसे मीठा कैसे कहेंगे हम? नहीं नहीं, ये खाना ठीक से नहीं बना है। तुम्हारी हाथ की बनाई हुई हर डिश में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो रहती ही है प्रिया। सच में माँ के हाथ का ही खाना बेस्ट है। अरे ये आजकल की लड़की है, इसे क्या पता कि खाना कैसे बनाते हैं। बस कुछ न कुछ बनाकर दे देती है अपने ससुराल वालों को। नालायक कहीं की। फिर एक दिन उनके घर पर प्रिया की ननंद निहारिका और नंदोई वेदांत आते हैं। ओफ वो प्रिया, ये चाय कितनी घटिया बनाई है। और ये पकोड़े, इनमें तो जरा भी स्वाद नहीं है। इन्हें खाकर तो मेरे मुंह का टेस्ट ही बिगड़ गया है। लेकिन निहारिका दीदी, मैंने भी चाय पी है और चाय अच्छी बनी है। पकोड़े भी अच्छे बने हैं। हाँ, बस पकोड़े थोड़े कुरकुरे कम बने हैं, लेकिन ये टेस्ट में काफी अच्छे बने हैं। ओ प्लीज प्रिया, अब ये बहाने मत दो, इनमें कोई स्वाद नहीं है। अरे इतने दिनों तक माँ के साथ रहकर भी तुम उनकी तरह खाना बनाना सीख भी नहीं पाई। क्या कहे तुम्हें अब? दीदी, आपकी माँ से तो मैं केवल ताने मारना ही सीख सकती हूँ, क्योंकि उसके अलावा उन्हें और कुछ भी नहीं आता। और रसोई में आकर मुझे कुछ सिखाने की तो दूर की बात है। बहू, ज्यादा बकवास मत कर। खोट तुझ में है, उसका इल्जाम मुझ पर मत थोप, वरना एक कान के नीचे कंटाप लगाऊंगी। चापलूस कहीं की। हाँ प्रिया, कमी तुम में ही है। तुम्हें अपने खाने में काफी सुधार लाने की जरूरत है। और इसी तरह अगर चलता रहा तो हमारे तो खाने के लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि हम तो इतना बुरा खाना नहीं खा सकते बाबा। देखो प्रिया, खाना बनाना बहुत ही आसान है,
मुझे भी पहले खाना बनाने में काफी दिक्कत होती थी, लेकिन समय के साथ साथ मैं तो एकदम बढ़िया सा खाना बनाती हूँ। अरे मेरा खाना खाने के बाद तो मेरी सास अपनी उंगलियां चाटती रह जाती। अरे दीदी बस बस, फालतू की डींगे मत हाँकिए। हमें अच्छे से पता है कि आप कितना अच्छा खाना बनाती हो। आपकी सास का हर 2 दिन में यहाँ पर फोन आता है और वो आपके खाने की जम के बुराइयां करती है। प्रिया की बातें सुनकर निहारिका का मुंह बंद पड़ जाता है। देखिए, आप लोगों को खाना है तो खाओ, वरना रहो भूखे ही। प्रिया को बहुत गुस्सा आता है। बस बहुत हो गया। अगर माजी और माधव को मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं है तो मैं खाना ही नहीं बनाऊंगी। अरे इन्होंने तो नंदोई जी के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। माजी का तो कोई भरोसा नहीं है। वो तो मोहल्ले वालों के सामने भी मुझे भला बुरा बोलने में आगे पीछे नहीं देखेगी। आखिर हर सास का वही काम होता है ना, दूसरों के सामने अपनी बहू की चुगलियां करना। फिर अगले दिन रंभा और माधव नहा धोकर हॉल में आते हैं। तब डाइनिंग टेबल को खाली देखकर वो प्रिया से कहते हैं, अरे प्रिया बहू, ये क्या, डाइनिंग टेबल खाली क्यों है? तुमने आज का नाश्ता बनाया नहीं क्या? क्या हो गया है तुम्हें? आखिर खाना क्यों नहीं बनाया तूने? माँ जी, अब आप दोनों को मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं है ना, इसीलिए मैंने सोच लिया है कि आज से मैं खाना ही नहीं बनाऊंगी। क्या? ये तुम कैसी बातें कर रही हो प्रिया? तुम खाना बनाओगी नहीं तो कौन बनाएगा? माँ जी बनाएगी माधव। अब वो तुम ही हो जो हर बार अपनी माँ के हाथ के खाने की तारीफें करते रहता है। इसीलिए आज से इस घर में माँ जी ही खाना बनाएगी। रोज रोज आप दोनों से बुराइयां और ताने सुनने से अच्छा तो यही होगा ना कि मैं कुछ भी ना बनाऊं और यही सही रहेगा। और वैसे भी बेस्वाद खाना खिलाकर मैं अपनी सास और अपने पति को दुखी नहीं करना चाहती। ठीक है प्रिया, वैसे तुम सही हो। तुम्हारे हाथ का बेस्वाद खाने से अच्छा तो यही है कि मैं माँ के हाथ का खाना खाऊं। आज से माँ ही खाना बनाएगी। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। क्यों माँ, बनाओगी ना आप खाना? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, बिल्कुल बनाऊंगी खाना। अब रंभा को रसोई में जाकर खाना बनाना ही पड़ता है और अपनी माँ के हाथ का खाना खाकर माधव उसके खूब तारीफ करता है। ओहो, क्या बात है माँ, मजा ही आ गया। ये है असली खाना। मुझे ये पूड़ी और ये मटर आलू बहुत पसंद है। देखा प्रिया, इसे कहते हैं खाना। देखा बहू, ये खाना मेरे हाथ का है। शायद अब तुझे समझ आएगा कि माँ के हाथ का खाना कैसा होता है। हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और अब मैं समझ गई कि माधव आपकी इतनी तारीफ क्यों करता है। आपके हाथ से बनाया यमी यमी खाना खाकर मैं तो आपकी फैन ही हो गई हूँ। अब तो मैं हर रोज आपके हाथ का खाना खाऊंगी। बहुत मजा आएगा। क्या? लेकिन प्रिया बहू। अरे माँ, प्रिया बिल्कुल सही कह रही है। अब से खाना आप ही बनाओगी, वरना प्रिया के हाथ का खाना खाकर जेल के कैदियों की तरह महसूस होता है मुझे। पेट भी नहीं भरता मेरा। अपने बेटे की बात सुनकर रंभा अब बुरी तरह फंस जाती है और अब उसे ही खाना बनाना पड़ता है। पहले दिन तो वो खाना बना लेती है, लेकिन दूसरे दिन क्या हुआ माँ जी? मैंने तो पूरे घर की सफाई कर दी, सारे कपड़े भी धो दिए और इस्त्री भी कर दी, लेकिन अभी तक आपने खाना नहीं बनाया। अरे अभी माधव के निकलने का समय हो गया है, 10 बज चुके हैं। आखिर कब बनाओगी आप खाना? अरे बहू, आज मेरी कमर में बड़ा दर्द हो रहा है, इसीलिए मुझसे खड़ा ही नहीं हो रहा। तू एक काम कर, आज तू ही खाना बना दे।
अरे नहीं नहीं माँ जी, ये आप क्या बोल रही हो? मैंने खाना बनाने की ड्यूटी से पहले ही इस्तीफा दे दिया है और मुझे आपके और माधव की जबान की टेस्ट खराब नहीं करनी है, इसीलिए मैं ये रिस्क फिर से नहीं उठा सकती। अब क्या खाना है और क्या नहीं, ये सब आप दोनों ही देख लो। तभी वहां पर माधव आता है। अरे माँ, अब जब आपकी कमर में दर्द हो रहा है तो मैं बाहर से ही कुछ खा लूंगा और आपके लिए कुछ भिजवा दूंगा। ठीक है बेटा, जैसे तुझे सही लगे। अब हर 2 दिन में रंभा कोई ना कोई बहाना देती है और वो रोज रोज खाना बनाकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। हे भगवान, ये कहाँ फंस गई मैं। बहुत जैसा भी खाना बनाती थी वो इतना भी बुरा नहीं था, पर मैंने और माधव ने ही उसके खाने में कमियां निकाल निकाल कर उसे उकसाया है। अपने लिए हमने खुद से ही मुसीबत खड़ी कर ली है, लेकिन मुझसे ये रोज रोज का खाना बनाना नहीं हो रहा। ऐसे ही एक दिन रंभा उसी गांव में उनके किसी रिश्तेदार के पास गई होती है। तभी माधव प्रिया के पास आता है। अरे प्रिया, बन गया क्या खाना? मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज जल्दी कुछ दे दो ना खाने को। अरे माधव, तुम भूल गए हो क्या? माँ जी तो अपने रिश्तेदार के पास गई है और तुम्हें तो उनके ही हाथ का खाना पसंद है, और इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए कोई खाना नहीं बनाया। क्या? हाँ माधव, तुम एक काम करो, माँ जी को फोन लगाओ और उन्हें बोलो कि तुम खाना खाने आ रहे हो, और जब तक तुम वहां पर पहुंच जाओगे तब तक माँ जी तुम्हारे लिए कोई ना कोई पदार्थ तो बना ही देगी। अरे तुम पागल हो गई हो क्या प्रिया? सिर्फ खाने के लिए मैं अपने रिश्तेदार के घर कैसे जा सकता हूँ? वो लोग क्या कहेंगे मुझे? अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है, कह देना कि तुम्हें मेरे हाथ का खाना नहीं पसंद और तुम्हें तो सिर्फ अपनी माँ के हाथ का खाना ही पसंद है। लेकिन फिर भी तुम्हें अगर इतना ही खराब लग रहा है तो तुम बाहर किसी रेस्टोरेंट में खाना खा लो, और वैसे भी 2 दिन पहले भी तुमने बाहर से ही तो खाना मंगवाया था। ठीक है प्रिया, मैं देखता हूँ। फिर माधव वहां से चला जाता है और शाम तक रंभा भी वापस आ जाती है, और वापस खाना बनाना है ये बात सोचकर वो अब काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, और फिर वो अपने बेटे माधव के पास चली जाती है। माधव बेटा, इस ढलती उम्र में मुझसे ये रसोई का काम नहीं हो पाएगा। बहू को वक्त लगेगा, लेकिन वो समय के साथ सीख जाएगी। हमने खामखा उसके खाने की बुराई करके उसे दुखी और परेशान कर दिया। हमें उससे माफी मांगनी चाहिए बेटा। ठीक है माँ, अगर आपको इतनी ही दिक्कत हो रही है तो हम दोनों प्रिया से माफी मांगते हैं। फिर माधव और रंभा दोनों प्रिया के पास चले जाते हैं और उससे माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो प्रिया, हमने तुम्हारे खाने के बारे में बहुत बुरा भला बोलकर तुम्हें हर्ट किया है। हमें तो तुम्हारे खाने में बस कमियां ही नजर आई, लेकिन तुम्हारी छोटी छोटी कोशिशों को हम दोनों ने भी नजरअंदाज किया। हाँ बहू, माफ कर दे हमें। मैं जानती हूँ तू धीरे धीरे ही सही, लेकिन अच्छा खाना बनाना जरूर सीखेगी, और तू इतना बुरा भी खाना नहीं बनाती है। सच कह रही हूँ बहू। हाँ माँ जी, मैं भी ये बात अच्छे से जानती हूँ कि मैं इतना अच्छा खाना नहीं बनाती, और धीरे धीरे समय के साथ सीख भी जाऊंगी। लेकिन आप दोनों ने ही ताने दे देकर मुझे ये फैसला लेने पर मजबूर किया था। अब आप ही देखिए ना, आपको इतना स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए और इसे सीखने के लिए सालों लग गए, तो फिर कुछ चंद दिनों में मैं इतना स्वादिष्ट खाना कैसे बना सकती हूँ? बोलने से पहले आप ये तो सोच लेती ना। और तुम माधव, तुम तो बस मेरी और माँ जी की तुलना करते रहे। आई एम सॉरी प्रिया, मुझसे गलती हो गई।
हमें हमेशा किसी व्यक्ति की कोशिशों की कदर करनी चाहिए। वो व्यक्ति आपको खुश करने के लिए जो भी प्रयास कर रहा है, उसकी इज्जत करनी चाहिए। खैर, अब जब आप दोनों को अपनी अपनी गलतियों का एहसास हो ही चुका है, तो मैं आप दोनों को माफ करती हूँ। और हाँ माँ जी, आज से हर रोज आप मुझे थोड़ा थोड़ा खाना बनाना जरूर सिखाओगे। कभी ये सब्जी तो कभी वो सब्जी, बस थोड़ा थोड़ा। मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगी इस उम्र में। ठीक है बहू, जैसा तू कहे, मैं तुझे खाना बनाना जरूर सिखाऊंगी। और इस तरह समय के साथ साथ रंबा से खाना बनाना सीखने पर प्रिया भी अच्छे से खाना बनाने लगती है और पूरा परिवार साथ मिलकर हंसी खुशी रहने लगता है।